हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स चैनल पर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है, लॉजिक्स आपको समझने हैं, उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हमारे पीजीटी कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि 11th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उनमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और ये कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सारी बुक्स परचेज कर ले मार्केट से, है ना। बहुत मुश्किल है। आप 11th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी बुक्स तो नहीं खरीद सकते हो। और अगर आपके पास अपनी कुछ बुक्स पढ़ी भी हैं कि चलो आप पढ़ रहे थे पहले, वो बुक्स आपके पास है, तो वो आउटडेटेड हो जाती हैं क्योंकि टाइम के साथ न्यू टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं और हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि दोबारा से तो बुक्स खरीदने नहीं जाएंगे ना आप, इतनी कॉस्टली। अब आप क्या करते हैं, फटाफट से यूट्यूब पे जाते हैं, स्टडी चैनल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टॉपिक्स को। मगर सभी स्टडी चैनल्स तो पेड कोर्सेज दे रहे हैं और हर बच्चा तो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो फटाफट से गूगल पर जाए, टॉपिक के बारे में सर्च करे, चैट जीपीटी की हेल्प ले या फिर यूट्यूब पर ही उस टॉपिक से रिलेटेड 7-8 वीडियोज़ देखे, समझे टॉपिक को, फिर अपने नोट्स बनाए, जिसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे की जाए, इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। हर बच्चे को ये अधिकार है कि वो पेपर को तैयारी करे, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ करे और जॉब के लिए मेहनत करे। तो इसीलिए मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि आज से ही मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं पीजीटी कॉमर्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के सिलेबस को कवर करवाने वाली हूँ। लगभग हर एग्जाम में सेम सिलेबस होता है, ठीक है। एक आधा टॉपिक इधर उधर होता है, अदरवाइज सबका सेम है। फिर वो चाहे केवीएस, एनवीएस, DSSB हो, एचटैट हो, यूपीएससी हो, एचपीएससी हो, बीपीएससी हो, सॉरी यूपीएससी नहीं यूपीटैट, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, सभी में जो हमारा सिलेबस है वो सेम ही होता है। तो मैं आपको वो सारे टॉपिक्स करवाने वाली हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट देख ली तो आप एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाली हूँ और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। और मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आपको फ्री में अच्छा मटीरियल मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए तो भाई बेनिफिट उठाइए ना उस चीज़ का। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 1 है तो इसलिए मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अकाउंट्स को हम अगर लेकर चलते हैं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11th का है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट क्यों आया था, ये अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट क्यों आया, पहले इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स को अभी साइड में करो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप लोगों ने 29 जनवरी को क्या खाना खाया था, कहाँ घूमने गए थे, मुझे बताइए। नहीं बता पा रहे हो? चलिए ये बता दीजिए, पिछले साल 23 मार्च को आप लोग कहाँ घूमने गए थे या किस इंसान से आप मिले थे, क्या खास हुआ था आपकी लाइफ में, है कुछ याद आपको? नहीं है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। लेकिन अगर आप एक डायरी लिख रहे हो, सपोज आपको डायरी लिखने की हैबिट है और आप डेली बेसिस पर लिखते हो कि मैं कहाँ गया था, किससे मिला, क्या लाइफ में अच्छा हुआ, क्या बुरा इंसिडेंट हुआ, क्या खाया था, स्पेशल क्या किया था, तो क्या होगा? अगर आपके पास एक डायरी है और अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपने 23 तारीख को क्या किया या 26 को क्या किया, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो अपनी डायरी के ज़रिए, है ना, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। तो यही तो है अकाउंटेंसी, चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना। अकाउंटेंसी आने से पहले भी व्यापार होता था। अब उस समय क्या होता था, बिजनेसमैन अपने हिसाब से अपनी बुक्स बना लेता था। राम से सामान खरीदा, शाम को बेचा, मोहन से पैसे कितने लेने हैं, रेंट कितना दिया है, सैलरी कितनी दी है, प्रॉफिट या लॉस कितना आया है, वो खुद ही टोटल करके निकाल लेता था। हर बिजनेसमैन का अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग था। अब ये चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि प्रॉफिट किसका कितना आया, टैक्स कैसे लगाया जाए, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से बुक्स बना रहे थे। तब एक नीड फील हुई कि क्यों ना हम एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स लेकर आएं
जिनको फॉलो करें सभी बिजनेसमैन। सभी बिजनेसमैन उन्हीं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के आधार पर अपनी बुक्स मेंटेन करें, प्रॉफिट और लॉस निकालें, बैलेंस शीट बनाएं, ताकि सभी को उसके बारे में पता चले। एक बिजनेस फर्म को दूसरे बिजनेस फर्म के साथ कंपेयर करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि बुक्स एकदम सही तरीके से बनी होंगी, सबकी बुक सेम होंगी। इसीलिए 1494 में लूसियो पसोली एक पर्सन थे, इटालियन थे ये, ठीक है, इटली के थे, इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अकाउंट्स का जन्म किया, मतलब ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। इन्होंने बोला कि अकाउंटेंसी को एज अ सब्जेक्ट लेकर आना चाहिए और हमें सभी लोगों को बताना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उन्हें बुक्स बनानी चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको देखिए 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। अभी हाल ही में जो HPSC का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, वहां पर यही क्वेश्चन आया था कि जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी है मिस्टर लूसी, वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो उसमें आंसर था इटली। और एक क्वेश्चन ये भी आया था 2 साल पहले वाले एग्जाम में, आई थिंक KVS में ही आया था कि जो लूसी पसोली हैं, जो अकाउंटेंसी के फादर हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, और उन्होंने किस ईयर में इसको बनाया था। अब ये तो हो गया इसका थोड़ा सा हिस्ट्री कि किसने बनाई। अब बात करते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या चीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रूल्स और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, जिनके आधार पर हम अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग के बाद उनको समराइज किया जाता है, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइज करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं और चेक करते हैं कि हमें फाइनल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए एक सब्जेक्ट लेकर आए जिसे बोला गया अकाउंटेंसी। ये तो एक सिंपल सी बात हुई। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको हेल्प रहे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक डेफिनेशन लिखी है कि अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंटेंसी को हम साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और क्लासिफाई करता है, ठीक है। वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, यानी कि पैसे में कन्वर्ट की जा सकती हैं, पैसे से रिलेटेड होती हैं। और इसे आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ों को समराइज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हम लोगों को देते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, इसके एक एक वर्ड का बहुत ही गहरा मीनिंग है। साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग का मतलब कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी तो उसको रिकॉर्ड करने का कुछ रूल्स होंगे, जिन रूल्स के आधार पर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे साइंस में कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो कभी नहीं बदलते। लाइक न्यूटन्स लॉ हो जाता है, या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रूल है, या हम ये भी कहें कि जो मैग्नेट है अपोजिट साइड वाले वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इस तरह से ये जो साइंस के कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हमें काम करना होता है। वैसे ही अकाउंटेंसी के भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी होती है। ये 3 गोल्डन रूल्स होते हैं जो शायद आप सभी ने सुने होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इन 3 गोल्डन रूल्स के बेसिस पर हम चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करना भी एक साइंस है। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? क्लासिफाई मतलब चीज़ों को छांटना, अलग कर देना। जैसे 10th के बाद बच्चों की छटनी होती है, कुछ बच्चे साइंस में जाते हैं, कुछ कॉमर्स में, कुछ आर्ट्स में। साइंस का बच्चा कॉमर्स की क्लास में अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहा होता, है ना। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है, ठीक है, बट अभी ये चीज़ें अप्लाई नहीं हुई हैं। तो ये जो है हमारा, ये कह रहा है कि चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफाई कैसे करोगे? जैसे ये आपकी बुक्स है सपोज, ठीक है, ये आपकी जर्नल है जिसमें आप डेली की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। आपने सपोज करते हैं राम के साथ कुछ डीलिंग की है, तो राम आज आपसे कुछ सामान लेके गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन वो फिर कुछ सामान लेके गया, आपने रिकॉर्ड किया। 10 दिन बाद फिर से वो कुछ सामान लेने आया, आपने वो भी रिकॉर्ड किया, ठीक है। फिर आपने मोहन के साथ डीलिंग की, मोहन की रिकॉर्डिंग हुई। यहाँ राम की चल रही है, मोहन की है, सीता से सामान खरीदा या बेचा, सीता की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो।
अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 महीने के बाद कि राम के साथ कितना सामान का डील हुआ तो मुझे बताइए, तो आप क्या करेंगे? अपनी बुक खोलेंगे और राम के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं, जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं, उन सभी में आपको टोटल करना पड़ेगा। आप बैठ के टोटल करोगे, पहले हर पेज को पलटोगे, हर डेट में चेक करोगे राम का नाम, और फिर आप बताएंगे कि कितना टोटल हुआ। तो क्यों ना हम क्या इन सभी को छांट दें। छांटने का मतलब कि राम की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है इनको उठाएं और एक अलग से लेजर में डालें, मतलब एक अलग से अकाउंट में डाल दें जिसको नाम दे दें राम। राम की सारी ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड हो जाए। श्याम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन श्याम के अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाए, सीता वाली सीता के अकाउंट में हो जाए। आपने इन सभी ट्रांजैक्शन को छांट दिया, अलग कर दिया, ठीक है। और ये अलग करने का भी रूल होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर साइंस बोला गया है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग को। यहाँ तक बात समझ आई? आर्ट ये क्यों है? क्योंकि जब आपने इनको क्लासिफाई कर दिया, अब आप इनको समराइज करेंगे, आप चेक करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस बना के, P&L और बैलेंस शीट बना के कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उन रिजल्ट को आप इजी लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि बाहर वाले लोग समझ सकें। फिर आप उसे इजी लैंग्वेज में लिखकर पब्लिश कर देंगे न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में या अपनी वेबसाइट पर, है ना। तो यही चीज़, ये जो आपने काम किया ना, इसे हम आर्ट कहते हैं। क्योंकि समरीज लिखने का हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए ये आर्ट है। साइंस में चेंज नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों चीज़ों को साइंस बोला गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो अकाउंटेंसी है ना, उसके फीचर्स क्या हैं। क्योंकि MCQ में ये भी आ सकता है, कुछ ऑप्शंस देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अकाउंटेंसी का फीचर है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है कि इट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइंस और आर्ट ये क्यों है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ रिकॉर्डिंग किसकी होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी जिनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं या जो पैसे से रिलेटेड होती हैं। जिन चीज़ों को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जैसे कि सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, उनके झगड़े की वजह से 2 दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हो गया, लेकिन वो लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि झगड़ा पैसे में काउंट नहीं होता। झगड़े की वजह से जो लॉस हुआ वो तो पैसे में काउंट हो रहा है, लेकिन हम क्वारल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो उनके बीच में रिफ्ट हुआ है वो नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलिए, थर्ड है क्या हमारा? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि यहाँ जो रिकॉर्डिंग होती है वो मनी के टर्म्स में होती है। जैसे कि सपोज करते हैं आपने 20 चेयर्स परचेज की है, चेयर्स पैसे से आती हैं तो नो डाउट कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसीलिए वो बुक्स में तो आएंगी। लेकिन आप उनको सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने 20 चेयर परचेज की हैं स्टार फर्नीचर से या किसी से, ऐसे नहीं लिखोगे आप यहाँ मनी के टर्म्स में लिखोगे। यानी आप ये बताओगे कि जो 20 चेयर्स हैं वो कितने रुपए की हैं, @100 रुपीज़ ईच, मतलब एक चेयर जो है वो 100 रुपये की है। तो जब भी आप किसी चीज़ की क्वांटिटी लिखोगे उसके साथ पैसा ज़रूर लिखना है आपको, उसे बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्लासिफिकेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। इसके बाद आता है समराइजेस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, समरी बनाना। इंटरप्रिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं उनको इजी लैंग्वेज में आप लिखते हो ताकि हर इंसान उसे समझ सके। क्योंकि आपकी कंपनी में जो लोग पैसे लगाते हैं उन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं। हर इन्वेस्टर बहुत पढ़ा लिखा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक छोटा सा शॉपकीपर भी आपकी कंपनी का इन्वेस्टर हो सकता है, ऑटो चलाने वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो लेकिन वो आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन कैसी है। अब अगर आप उसे एकदम हाई फाई लैंग्वेज में दिखा देंगे, बैलेंस शीट दिखा देंगे, तो उसको क्या ही समझ आएगा। तो इसीलिए हम जो रिजल्ट्स होते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं इजी लैंग्वेज में ताकि हर इन्वेस्टर उसे समझ सके, ठीक है जी। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेटिंग, यानी कि जो भी हमने फाइंड आउट्स निकाली हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया फीचर्स तक। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल।
अकाउंटिंग साइकिल का मतलब कि आपकी ये जो अकाउंट्स स्टार्ट होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी एंडिंग कहाँ होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सिंपल या तो वो पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, या वो ये पूछ लेते हैं कि कोई एक स्टेप बताएंगे और फिर बोलेंगे इससे अगला स्टेप क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही आता है इसमें से। तो सबसे पहले यहाँ पर होती है ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो होगा जर्नल। इसके बाद होगा आपका लेजर, लेजर बनाया जाएगा। लेजर के बाद आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये साइकिल हमारी कंप्लीट, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं ये अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जर्नल में, उसके बाद उसे लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, और ये इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग साइकिल चलती है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कि अकाउंटिंग जो है हमारी अकाउंटेंसी, इसका फ़ायदा क्या है, या ये कहिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना। फीचर्स तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने अकाउंटेंसी को एज अ सब्जेक्ट बनाया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब एक सिस्टम से हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज हर बिजनेसमैन अपनी बुक्स अपने हिसाब से लिख रहा था, किसी का नाम नहीं, अगर किसी कस्टमर का नाम नहीं पता तो अपने कोड वर्ड यूज़ करता था, जैसे छोटू है या मोटू है, या उसके हाउस नंबर से लिख दिया, उसका एड्रेस लिख के, ठीक है, इस तरीके से वो अपनी बुक्स बना रहा था। लेकिन अब हम रिकॉर्डिंग जो है वो एक सही तरीके से बनवा रहे हैं। सेकेंड, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें बिजनेस में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है वो जानना है। लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कम करने की कोशिश करनी है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। थर्ड क्या हो सकता है हमारा, एविडेंस इन लीगल मैटर। जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं ना उनमें ये सबूत का काम करता है। जैसे किसी इन्वेस्टर ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, अब हो सकता है कि जो वो कह रहा है वो गलत है, लेकिन कंपनी अपने आप को सही कैसे साबित कर सकती है, वो अपनी बुक्स दिखाकर साबित कर सकती है कि देखिए हमारी जो बुक्स बन रही हैं वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर बन रही हैं, हमने इसको ऑडिट भी करवाया हुआ है, इसकी सभी चेकिंग है, हम टैक्स भी सही टाइम पर भरते हैं। तो वो अपने आप को एज ए लीगल मैटर्स में शो कर सकते हैं अकाउंट्स को। अगर अकाउंट्स नहीं होंगे तो उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। और क्या रीजन हो सकता है इसका, टू नो फ्रॉड्स एंड डिटेक्ट एरर्स। अगर कोई इंसान आपकी बुक्स में हेरा फेरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो वो आप पकड़ सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स में लिखी हुई हर चीज़ का प्रूफ होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक बिल होता है या इनवॉइस होगा, कोई वाउचर होगा, कुछ तो होगा, है ना। तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि वाउचर्स के साथ आप चीज़ों को मैच करके देख सकते हो कि जर्नल एंट्रीज में क्या लिखा है और वाउचर्स में क्या लिखा है, बिल में क्या लिखा है, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई एरर हो गई है तो वो भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि सारा काम आपका रूल्स के बेसिस पर चल रहा है। अगर लास्ट में जाकर बैलेंस शीट मैच नहीं करती है तो हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है ना। तो वो हमें एरर्स पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या होगा इसका, हमने देख लिया कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता है, ठीक है, लीगल मैटर्स में ये काम करता है, और एरर्स में मतलब वो करता है, डिटेक्ट करता है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बिजनेस की कैसी पोजीशन है, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, ये भी चेक किया जा सकता है अकाउंटेंसी के जरिए, बैलेंस शीट के जरिए। और लास्ट है टू इन्फॉर्म अबाउट बिजनेस टू इंटरेस्टेड पार्टीज।
जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या पैसा लगा चुके हैं, वो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि कंपनी कैसी चल रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमें डिविडेंड कितना मिल सकता है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने उधार दिया है वो जानना चाहेंगे कि उधार कब उनका रिटर्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसका नाम है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जो काउंट नहीं की जा सकती। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, किसी की काबिलियत, किसी की अच्छाइयाँ। तो क्वालिटेटिव गुण कौन से होते हैं अकाउंटेंसी के? क्वांटिटेटिव तो हमें पता लग गए कि वो रिकॉर्डिंग करता है, पैसे की ट्रांजैक्शंस को समराइज करता है, वो सब तो हो गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अकाउंटेंसी को महान बनाती हैं, उसके कुछ ऐसे गुण हैं जो हैं हमारे RRUCF, मतलब रिलायबिलिटी, रेलिवेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है जी। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है सच्चा, भरोसेमंद होता है जो, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं रिलायबल। जैसे न्यूज़ में जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं हम उसे रिलायबल मानते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी पुख्ता सोर्सेज के ज़रिए आई होती है। तो वैसे ही अकाउंटेंसी की एक खास बात यह है कि इसमें दी गई सारी जानकारी रिलायबल होती है। अब ये रिलायबल क्यों होती है? सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना कि हमने कह दिया ये सच्ची होती है तो सामने वाला मान लेगा। अकाउंटेंसी में जो हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में जितनी भी एंट्रीज होती हैं, हर एंट्री का एक सबूत होता है, उसका बिल, उसका इनवॉइस, वाउचर, कैश मेमो, ठीक है। इनके आधार पर ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के आधार पर ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी लेजर्स बनाते हैं। उसके आधार पर ही हम आगे ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो अगर हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, बिल है, तो इट मीन्स हमने जो कुछ भी काम किया है वो सारा सही है, वो सच्चा है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलायबल होता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेलिवेंसी। रेलिवेंसी का मतलब कि हमें वही इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी चाहिए जो उसके लिए रेलिवेंट है, यानी जो वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। सपोज करिए एक बच्चा है जो पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है और मैं यहाँ कॉमर्स की बजाय केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है, थंबनेल पे लिखा है कॉमर्स और अंदर मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊँ, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन उस बच्चे के लिए रेलिवेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो रेलिवेंट का मतलब आप वही जानकारी दीजिए जो सामने वाला लेना चाहता है। जैसे कि अगर इन्वेस्टर आपकी कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो क्या जानना चाहेगा? डिविडेंड रेट कितना मिलेगा उसे, कंपनी के पास प्रॉफिट्स कितने हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, वो ये जानना चाहेगा, ठीक है ना। कंपनी कितना रेंट या सैलरी दे रही है उससे उसको क्या मतलब है। चलिए अब बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले को वो अंडरस्टैंड करने लायक होनी चाहिए, यानी उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसे समझ सके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या टर्म्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिबिलिटी, यानी कि अकाउंटेंसी में एक खास बात यह है कि आप अपने बिजनेस की अकाउंट्स को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो या अपनी ही कंपनी के करंट परफॉर्मेंस को, जो करंट ईयर का परफॉर्मेंस है, उसको प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि हर साल आपकी जो बुक्स बन रही हैं वो प्रिंसिपल्स के आधार पे बन रही हैं, वो बदल तो नहीं सकते हैं, है ना। तो हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियली रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड लोगों को दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये इंटरेस्टेड लोग कौन है भाई? मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ इंटरेस्टेड पर्सन्स, तो हम इन्हें बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल वो लोग होते हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं और एक्सटर्नल वो होते हैं जो कंपनी के साथ इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं।
इन लोगों का कंपनी में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको कंपनी से लेना देना है, कंपनी के प्रॉफिट या नुकसान से इनको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनल यूजर, इस पर भी एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटरनल यूजर कौन कौन से हैं, नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं, नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूजर दो ही हैं हमारे, एक होते हैं हमारे ओनर्स और दूसरे होती है हमारी मैनेजमेंट। ओनर्स में आते हैं हमारे इन्वेस्टर, ठीक है, प्रेजेंट इन्वेस्टर, ये भी ध्यान रखना, कई बार ना ऑप्शन में वो पता है क्या दे देता है, इन्वेस्टर खाली ना देके उसके आगे न्यू इन्वेस्टर दे देता है, और एक में दे देता है ओल्ड इन्वेस्टर या फिर प्रेजेंट इन्वेस्टर। तो पता होना चाहिए प्रेजेंट इन्वेस्टर कौन होगा, जिसने अभी हाल फिलहाल में कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, और न्यू इन्वेस्टर कौन होगा, या पोटेंशियल इन्वेस्टर भी कहते हैं इसे। ये पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया नहीं है, वो अभी लगाने की सोच रहे हैं, वो फ्यूचर में आपके इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पैसा लगा दिया उन्हीं को तो कंपनी से लेना देना है ना। तो इंटरनल में आपके आएंगे ओनर्स, जो आपके इन्वेस्टर प्रेजेंट वाले हैं, या आपकी मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कहते हैं। ठीक है जी, अब एक्सटर्नल में कौन आएंगे, वो लोग जो कंपनी में इनडायरेक्टली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज, आपके क्रेडिटर्स, आपके लेंडर्स, लेंडर मतलब जो लोग आपको लोन देते हैं, आपको उधारी देते हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके साथ कौन होंगे, ये न्यू इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये लोग भी बाहर वाले पार्टीज में आते हैं। तो ये सभी लोग बिजनेस की जानकारी लेना चाहते हैं। ये क्यों लेना चाहता है, क्योंकि भाई पैसा लगाया तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये तो इसको जानना ही है। और एक्सटर्नल वाले क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये लोग आपको उधार देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, अगर मैं इनको उधार दे रहा हूं तो क्या फ्यूचर में ये मेरा उधार वापस कर पाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपके ऊपर टैक्स लगाना है। ठीक है जी, तो ये सारा हो गया हमारा यूजर्स के बारे में। यहां तक तो टॉपिक समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूं वो है बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है ना, कि अकाउंट्स में कौन कौन सी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लीजिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है। बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है। सिंपल सी बात है, बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज होती है। ठीक है जी, और अकाउंटेंसी जो होती है वो सेकेंडरी स्टेज होती है। प्राइमरी स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम जो होगा वो आएगा बुक कीपिंग के अंदर। ठीक है, यहां पर सिर्फ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं यहां पर। सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद का जो प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन, समरीज, उसके बाद एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, वो सारा काम करता है हमारा अकाउंटिंग। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है ना, कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है अकाउंटेंसी की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, बुक कीपिंग का काम खत्म, उसके आगे सारा काम अकाउंटिंग करती है। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट समझ आ गए। थर्ड पॉइंट, ये काम जो है ये जूनियर स्टाफ का होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही तो रिकॉर्ड करनी हो तो कोई भी कर सकता है, जूनियर स्टाफ करता है। और इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आपको पता होने चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है ना, लेकिन अकाउंटेंसी जो है वो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, और इसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ता है, यानी आपको अकाउंटेंसी की फुल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है, तो अकाउंटेंसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये काम सीनियर स्टाफ करता है। इनका काम होता है एनालिटिकल इन नेचर, यानी ये लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है।
बहुत सारे बच्चे ना इसको सेम समझते हैं, मगर ये सेम नहीं है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें रूल्स प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि बुक्स को मेंटेन कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस टाइम पर क्या बुक मेंटेन होगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं अकाउंटेंसी में। इसीलिए अकाउंटेंसी को वाइडर टर्म कहा जाता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, समझाए गए हैं। उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के आधार पे जब बुक्स बनाई जाएं तो वो जो प्रोसेस है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये जो है इसका एक पार्ट है, ठीक है। ये एक शॉर्टर टर्म है, यहाँ पर सिर्फ बुक्स को मेंटेन करने का प्रोसेस की बात हुई है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो जिन रूल्स पर बेस्ड है ना, वो रूल्स यहाँ बताए गए हैं, ठीक है जी। तो दोनों में ये फर्क है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिक टर्म्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल क्या होता है। बहुत से लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पैसा, कि बिजनेस में जो पैसा हमने लगा दिया वो कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल रॉन्ग हो। बेसिक टर्म्स में सबसे पहली बात, कैपिटल सिर्फ कैश नहीं होता भाई। कैश, गुड्स या एसेट्स, तीनों में से जो भी चीज़ आपने बिजनेस में लगा दी वो कैपिटल कहलाया जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करते समय सबसे पहले जो पैसा आपने लगाया वो हो गया आपका कैश। सपोज करते हैं आपके पास एक कार पड़ी थी, 2 कार हैं, आपने एक कार बिजनेस में लगा दी कि मैं यहाँ से वहाँ सामान भेजूंगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मैं इस कार से भेज दूंगा। अब वो कार बिजनेस में यूज़ हो रही है, वो एसेट हो गई, वो भी कैपिटल है। और आपके घर पे कोई बर्तन पड़े हैं या सामान पड़ा है या रॉ मटेरियल कुछ पड़ा है, रॉ मटेरियल उठा के आपने बिजनेस में लगा दिया, वो गुड्स, वो जो रॉ मटेरियल आपने लगाया वो गुड्स भी कैपिटल ही कहलाया जाएगा। तो बिजनेस स्टार्ट होते ही इन तीनों में से अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो वो कैपिटल ही है, ठीक है जी। चलिए कैपिटल हो गया हमारा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी अकाउंट, कि हम अकाउंट किसे कहते हैं। अकाउंट जो है वो एक टी शेप फॉर्मेट है। टी शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, और गोल्डन रूल्स के बेसिस पर हम इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में हम इनका फिर बैलेंस निकालते हैं। इस तरीके से ये होता है अकाउंट। जैसे बैंक में होता है ना कस्टमर्स के अकाउंट, अगर एक बैंक के पास 10,000 कस्टमर है तो हर कस्टमर का एक अलग अकाउंट होगा, पैसा आना या जाना उसमें ही रिकॉर्ड होगा, किसी और खाते में नहीं होगा। वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का जब हम अकाउंट बना लें जो टी शेप में होता है, उसे हम अकाउंट बोल देंगे, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। वो आपको पता ही है, बिजनेस में होने वाली कोई भी घटना जिसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आ जाए उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है हमारा एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आपका अधिकार है, जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हो, वो सारी चीज़ें एसेट्स होंगी। क्या बोला मैंने? एक ऐसी चीज़ जिस पर आपका पोजीशन है, दूसरा एक ऐसी चीज़ जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट ड्राइव कर सकते हो, वो आपका एसेट है, ठीक है जी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स 2 तरह की हैं हमारी, एक होती है नॉन करेंट एसेट और एक होती है करंट एसेट, ठीक है जी। करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, यानी इनको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, और ये हमेशा विद इन 1 ईयर होता है, 1 साल के अंदर अंदर। अब नॉन करेंट एसेट्स कौन सी होंगी? नॉन करेंट वो होंगी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें 1 साल से ज़्यादा चलती हैं।
ऐसा तो नहीं है कि आप हर महीने लैंड परचेज कर रहे हो या हर तीसरे महीने आप मशीनरी खरीद रहे हो कि ये मशीन तो पुरानी हो गई चलो नहीं ले आए, ऐसा तो नहीं है ना। तो नॉन करेंट क्या है, जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए चलती हैं और इन एसेट्स को हम ज़्यादातर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ताकि फ्यूचर में उस प्रोडक्शन से हम पैसा कमा सकें। इनके एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता ही दिए, जैसे कि आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नोट्स तो मैं आपको दूंगी ही। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए, और नोट्स के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर। लैंड हो गया, मशीन हो गई आपकी, ठीक है, प्लांट हो गया। प्लांट ये पौधा वाला प्लांट नहीं है, पौधा नहीं, ये प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट, जैसे केमिकल प्लांट होता है या प्रोडक्शन करने के लिए जहाँ चिमनी वगैरह लगा के प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद कार या कोई व्हीकल आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है जी, कंप्यूटर्स हैं आपके, फिटिंग्स हैं, जो हम घरों में ये फिटिंग करवाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की, फिटिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें जो भी 1 साल से ज़्यादा के लिए चले वो नॉन करेंट में आ जाएंगी। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आते हैं डेटर्स, उसके बाद बिल, रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस। ठीक है जी, ये सारे, और स्टॉक भी इसमें आता है, प्रीपेड कोई एक्सपेंस है वो भी इसमें आता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी करंट एसेट्स। अब बात करते हैं कि ये डेटर्स क्या हैं, बिल रिसीवेबल क्या है। डेटर्स और बिल रिसीवेबल समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। सपोज करते हैं कि आपके इलाके में एक करियाने की दुकान है जहाँ से आप रेगुलर बेसिस पर सामान खरीदते हैं। आप हमेशा कैश में सामान लेते हो, एक दिन बाई चांस आपके पास पैसे थोड़े कम पड़ गए, आपने बोला कि भैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सामान ले जाता हूँ, शाम तक पैसे दे दूँगा। अब क्योंकि वो दुकानदार आपको अच्छे से जानता है, आपका घर भी उसे पता है, आपके ऊपर उसको भरोसा है, इसीलिए वो आपको उधार में सामान बेच देगा। ठीक है जी, तो जब हम किसी से उधार में किसी को जब हम उधार में सामान बेच देते हैं तो उसे हम डेटर्स कहते हैं। अब कभी ना कभी वो इंसान पैसा आपको रिटर्न करेगा ही, इसीलिए वो आपका पैसा था ना, आपका उस पैसे पर अधिकार था, इसीलिए वो करंट एसेट्स में आएगा। और कोई भी इंसान 1 साल तक पैसे आने का वेट नहीं करता। ये तो छोटे मोटी उधारी होती है जो महीने, 2 महीने, 3 महीने में वापस करनी ही पड़ती है, इसीलिए इसको करंट एसेट्स कहते हैं। क्लियर हो गया, जब उधार में किसी को सामान बेचा। ठीक है ना। अब सपोज करते हैं कि एक उसी दुकान वाले के पास जब आप सामान खरीद रहे थे, अचानक से एक और कस्टमर आ गया, उसने सामान खरीदा और बोला कि भैया मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं, मैं आपको परसों तक पैसे दे दूंगा। अब दुकानदार उसे नहीं जानता था, क्योंकि वो जो कस्टमर आया वो पहली बार उसकी दुकान पर आया, तो क्या वो उसे सामान बेचेगा? आप मुझे बताइए, क्या वो उसको उधार में सामान देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई तू कहाँ से आया, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, तो मेरा सामान लेके चला जाएगा, मैं ऐसे सामान नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है भैया ऐसा करो, मेरा फ़ोन रख लो आप एज अ सिक्योरिटी, ठीक है ना, मैं फ़ोन रख जाता हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा, पैसे दे जाऊँगा, फ़ोन ले जाऊँगा। आप भी जो दुकानदार था वो रेडी हो गया, उसने सामान बेच दिया। तो जब हमें किसी पर भरोसा नहीं होता, जब हम किसी को जानते नहीं हैं, ऐसे कस्टमर्स को जब हम सामान बेचते हैं तो हमें कोई रिटर्न में प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट उस टाइम पे बनाया जाता है जिसमें सामान उधार पे लेने वाला साइन कर देता है कि मैं फलानी डेट पर पैसे रिटर्न करूंगा। ठीक है जी, तो वो जिस डॉक्यूमेंट पे उसने साइन किया उस डॉक्यूमेंट को बिल रिसीवेबल कहते हैं। कंडीशन वही थी, दोनों ही कंडीशंस में आपने उधार पे सामान बेचा, लेकिन अगर आप बिना किसी लीगल प्रूफ के सामान बेच देते हो तो वो डेटर्स है, और अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट किसी से साइन करवा के फिर उसे सामान बेचते हो तो वो बिल रिसीवेबल है। क्लियर हो गया। और इन दोनों को ऐड करके हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि ट्रेड रिसीवेबल में ये और ये दोनों आते हैं। ठीक है जी।
अब बात करते हैं कैश, वो तो सबको पता है क्या होता है, बैंक बैलेंस सबको पता है। स्टॉक क्या होता है, जो सामान आपने बनाया और जो आपको मार्केट में सेल करना है। अभी वो सामान बिका नहीं है, ठीक है, कुछ सामान बिक गया, जो नहीं बिका आपके पास पड़ा हुआ है वो आपका स्टॉक है। उसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम एडवांस में दे देते हैं और उनका हम फ़ायदा फ्यूचर में उठाते हैं। जैसे कि आप सभी स्कूल में कॉलेजेस में जाते हैं, फीस आपकी एडवांस जाती है, ट्यूशन्स पर जाते होंगे वहाँ पे फीस एडवांस जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, या अगर आप रेंट पर रह रहे हो, आप रेंट एडवांस में ही देते हो। सपोज जैसे ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, आपने अप्रैल में जो रेंट दिया है, मतलब अप्रैल ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप मई में पेमेंट करोगे, वो मई की 1 या 2 तारीख पे आपने रेंट दिया, उसके बाद आप पूरा महीना वहाँ रह रहे हो, अभी आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो जब आप किसी चीज़ का एडवांस पेमेंट कर देते हो और उसका फ्यूचर में आप बेनिफिट उठाते रहते हो, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। प्रीपेड यानी पहले से ही पेमेंट कर देना। अभी महीना मई का ख़त्म भी नहीं हुआ लेकिन हमें पेमेंट करनी पड़ी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? ये क्लियर है अच्छे से? गुड। अब हमारे एसेट्स में ही एक थर्ड कैटेगरी और आती है, ठीक है ना। ये तो हमारी मेन कैटेगरीज थी। एक और कैटेगरी हमारी आती है जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, या इसे हम नॉमिनल एसेट भी कहते हैं, ठीक है। एसेट्स हमने पढ़ा, एसेट्स में 2 तो मैंने आपको कैटेगरीज ये बताई, एक तीसरी कैटेगरी ये है फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। अब ये क्या भला है? फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट जो सिर्फ नाम की एसेट्स हैं, आप इनको बेचकर पैसा नहीं कमा सकते। अदरवाइज हमारा एसेट का क्या मतलब होता है कि जिनसे हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकें या जिनको बेचकर हम पैसा कमा सकें। लेकिन ये ऐसी एसेट होती है कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में आप ले ही नहीं सकते और ना इनको आप बेच सकते हो। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, एक एग्जाम्पल से समझाइए। तो ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप सपोज करते हैं एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हो। आज आपने एडवर्टीजमेंट की है विराट कोहली को लेकर या अमिताभ बच्चन जी को लेकर, आपने एक ऐड करी है। उस ऐड पर आपने करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन आप P&L के अंदर वो करोड़ों रुपए एक ही बार में नहीं दिखा सकते। अब आपने ये जो ऐड करी है आज की डेट में, इसका बेनिफिट आने वाले 5-10 साल में आपको होगा, क्योंकि जितनी बार ऐड आएगी उतनी बार कस्टमर अट्रैक्ट होगा, आपका सामान खरीदेगा, आपको ऐड का फायदा हो रहा है। लेकिन इस खर्चे को आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। इस खर्चे को ना तो बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो। यानी ये एक ऐसी एसेट है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट तो दे रही है लेकिन ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब ये जो एक्सपेंस है आपको आने वाले सालों में रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इस तरह के एसेट को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, यानी नाम मात्र की एसेट। क्लियर है जी यहाँ तक? अब इसी के साथ एसेट्स की और 2 प्रजाति कह सकते हो या 2 कैटेगरीज और आती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो आपको नजर आ रही है, विच यू कैन सी, जिसको आप देख सकते हो, विच यू कैन टच। जैसे कि ये बोर्ड मुझे दिख रहा है, मैं इसको टच भी कर सकती हूँ, ये टेंजिबल एसेट है। ये मार्कर टेंजिबल है, ठीक है। टेबल, चेयर, फैन, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें टेंजिबल एसेट्स हैं। मगर इनटेंजिबल कौन सी होगी? विच यू कैन नॉट सी, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना आप उसको टच कर सकते हो, बस आप उसको फील कर सकते हो, विच यू कैन फील, ठीक है जी। अब आप कहोगे ये कौन सी एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते? हैं जी, बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट तो दे रही हैं लेकिन आप उनको ना तो छू सकते हो ना आप उनको देख सकते हो, सिर्फ इनको फील कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी कंपनी के रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो मार्केट में उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में उसकी गुडविल क्रिएट हो जाएगी। इस गुडविल यानी इस अच्छी रेपुटेशन का बेनिफिट उसको होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे उधार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसके पास आएंगे। अब इस रेपुटेशन से उसको बेनिफिट हो रहा है, तो इसीलिए ये गुडविल जो है एसेट है, लेकिन हम इस गुडविल को टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे?
गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, रॉयल्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एक ना क्वेश्चन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर भी आया था, ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा एसेट है, तो कंप्यूटर देखते ही बच्चों ने क्या गलती कर दी कि उसको टेंजिबल मान लिया। भाई ये भी तो देखो कि कंप्यूटर के आगे सॉफ्टवेयर भी तो कह रहा है, वो सॉफ्टवेयर को हम टच थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये जो है ये हमारा इंटेंजिबल के अंदर आएगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो होगी लाइबिलिटीज। हमने एसेट्स तक तो पढ़ लिया। अब ये जो लाइबिलिटीज हैं ये दो तरह की होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नॉन करंट, दूसरी होती है करंट लाइबिलिटी। अब ये नॉन करंट का मतलब वही है जो हमने अभी एसेट्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। एसेट्स में क्या पढ़ा था कि जो एक साल से ज़्यादा की होती हैं वो नॉन करंट है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है? उधारी। आपने किसी की चीज़ ली, आप उसे यूज़ कर रहे हो, मगर आपको वो कभी ना कभी रिटर्न करनी ही पड़ेगी, वो होता है लाइबिलिटी। जैसे कि आपको मार्केट जाना था, आपने अपनी एक्टिवा उठाई तो आपने देखा उसका तो टायर पंचर है, तो आप अपने फ्रेंड से एक्टिवा बोरो करके चले जाते हो। अब क्या वो तुम्हारी हो गई? नहीं ना, आओगे वापस तो उसकी एक्टिवा रिटर्न करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज़ है, बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में कैपिटल डाल दिया, उधार ले लिया, लोन ले लिया, कभी ना कभी देना भी तो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमें रिटर्न करनी पड़ती हैं। लाइबिलिटी फिर से दो तरह की हैं। वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर देनी है, ठीक है, और उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल के अंदर पे करनी होती है। नॉन करंट वो होती है जो 1 साल से ज़्यादा में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया 4 साल के लिए, तो वो आपका नॉन करंट आ गया, ठीक है। आपने बोरोइंग्स ली, बोरोइंग का मतलब ही लोन होता है, बोरोइंग्स ली हैं, वो भी इसी में आ जाएगा। आपने मार्केट से डिबेंचर्स लिए हैं, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है या आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, ठीक है जी, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो ये सारी क्या है आपकी करंट लाइबिलिटीज। अब एक एक करके इनको समझ भी लेते हैं। बैंक लोन, जो लोन आपने बैंक से लिया हुआ है उसको कहते हैं। बोरोइंग्स भी एक तरह का लोन ही होता है, बोरो मतलब उधार लेना। इसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कई बार हमें मार्केट से पैसा लेना पड़ता है और उन लोगों से पैसा लेना पड़ता है जिनको हम जानते भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं जिसमें वो हम मेंशन करते हैं कि हम इस पार्टी से लोन ले रहे हैं और इस डेट पर हम या ये इतने साल बाद हम लोन रिटर्न करेंगे, और अगर हम लोन रिटर्न नहीं कर पाए तो हम कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखते हैं। तो जो चीज़ हमने गिरवी रखी है सामने वाला इंसान उस चीज़ को बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। इस तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट हम साइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिबेंचर। एक और आता है इसमें बॉन्ड्स, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? सपोज करते हैं आपके बैंक में खाता है जिसमें 50,000 रुपये हैं, लेकिन आपको एक चीज़ परचेज करनी है जिसकी वैल्यू है 60,000। तो क्या होगा कि आप बैंक से 60,000 ही विड्रॉल कर लोगे। हाँ, ये जो 10,000 आपको एक्स्ट्रा मिले ये बैंक ने आपको उधार दिया है। ये हर किसी को नहीं मिलता, ये उन कस्टमर्स को मिलता है जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो बैंक उनको उधार दे देता है। कुछ टाइम बाद आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन यानी कुछ समय के लिए लोन लिया है, जैसे 4 महीने 6 महीने के लिए, है ना। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो गई है लेकिन अभी आपने दी नहीं है, फ्यूचर में देनी पड़ेगी। इसको हम हिंदी में कहते हैं बकाया धनराशि। जैसे कि सपोज करते हैं आप सैलरीज में होता है, मेनली प्राइवेट सेक्टर्स में, आपने पूरा महीना काम किया, महीना ख़त्म होने के बाद अगले महीने की 7 तारीख तक या 5 तारीख तक सैलरीज आती हैं। अब क्या हुआ, सपोज ये अप्रैल का मंथ है, पूरा महीना आपने काम कर लिया, आपकी सैलरी ड्यू हो गई है,
ठीक है, लेकिन आपको अप्रैल की सैलरी मई में मिल रही है, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, यानी ड्यू तो हो गई लेकिन अभी दी नहीं है, कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक और पॉइंट की बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कई बार वो इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। देखिए, एक टॉपिक है इनकम, प्रॉफिट, गेन। हमें अक्सर ये लगता है कि इनकम, प्रॉफिट और गेन सेम है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों में बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि प्रॉफिट या इनकम को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये है एक मार्कर, सपोज करते हैं इस मार्कर को बनाने में मुझे 10 रुपीज़ का खर्चा आता है। ठीक है, तो जो 10 रुपीज़ मैंने इसको खर्चा है बनाने में, उसे मैं कहूँगी एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। अब सपोज ये 10 रुपीज़ का मार्कर मैं मार्केट में 20 में बेच रही हूँ, तो 20 में बेचने के बाद जो 20 रुपीज़ मुझे मिले हैं वो मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, तो जितने में मैंने बेचा और जितने में मैंने खर्चा किया था उनको मैं माइनस कर दूं, तो अब ये जो बचकर आया है ये मेरा क्या है, ये मेरी इनकम है। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर मैं एक मार्कर को बेचती हूँ और उस पर मैं 10 रुपये की कमाई कर रही हूँ, ऐसे ही 100 मार्कर बेचूँ तो क्या होगा। अगर मैं 100 मार्कर बेचती हूँ 20 रुपीज़ के हिसाब से, कितना पैसा आता है, 20 रुपीज़ के हिसाब से 100 मार्कर बेचे, 2000 रुपये आए। बनाने का खर्चा क्या था, एक मार्कर का खर्चा था 10 रुपये, है ना, और मैंने बेचे कितने हैं, 100 मार्कर, तो बनाने में खर्चा कितना आया होगा मेरा, 1000 रुपये, यही आया होगा। 2000 में मैंने बेचा, 1000 रुपये का खर्चा करने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 रुपये का। तो ये जो है ना, ये है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप 1 यूनिट की बात करो वहाँ से इनकम, अगर 1 से ज़्यादा यूनिट्स को बेचकर बात की जाए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो होता है इनकम, सॉरी प्रॉफिट। और गेन क्या होता है, गेन का मतलब अगर आपने कोई एसेट बेची, एसेट को बेचकर अगर आपको पैसा मिला है वो होगा आपका गेन। एसेट कौन सी, नॉन करेंट। जैसे कि आपके पास एक लैंड पड़ी थी, आपने वो लैंड जब खरीदी थी कभी, तो वो थी सपोज 5 लाख की, आज उसको आप बेच रहे हो सपोज 6 लाख की, तो उसको आपने वन टाइम ही बेचा है। तो ये जो 5 लाख की चीज़ 6 लाख में आपने बेची और 1 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया, ये वन टाइम ही कमाया है, रेगुलर बेसिस पर तो नहीं है ना। तो ये जो वन टाइम में आपको इनकम हुई है ना, ये आपका गेन कहलाता है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, समझदार तो आप बहुत हैं, जल्दी से समझ जाते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम एंड लॉस के बारे में, सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में। अब एक्सपेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन को बनाने में होने वाला खर्चा एक्सपेंसेस कहलाता है। और लॉसेस क्या होते हैं, ये तो होगा जी आपका रेगुलर नेचर पे, यानी कि आपने सामान बनाया उस पे होने वाला खर्चा। ये होगा आपका इर्रेगुलर, यानी कि ये कभी ही होगा, कभी साल 2 साल या 5 साल में एक बार। जैसे कि आपने कोई एसेट बेची, उस पर आपको नुकसान हो गया तो वो लॉस होगा। जैसे एसेट को बेचने से होने वाला प्रॉफिट गेन था, वैसे ही एसेट को बेचकर होने वाला लॉस आपका लॉस होगा। जैसे 2 लाख की आपके पास कोई कार पड़ी थी पुरानी सेकंड हैंड, आपने उसको बेचा 50,000 में। 2 लाख की चीज़ 50,000 में बेच रहे हो, तो 1.5 लाख का आपको जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान आपका लॉस कहलाया जाएगा। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आती है आइटम, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। यहां तक क्लियर हो गया,
आपको मैंने मेन आइटम सारी बताई हैं। अब ये लाइव स्टॉक क्या होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस रॉ मटेरियल का नहीं होता, उनका काम होता है एनिमल्स से रिलेटेड या फ्लावर से रिलेटेड, जैसे कि नर्सरी है पौधों की, या फिर गाय भैंसों का तबेला है, या फिर मधुमक्खी पालन करते हैं, या पोल्ट्री फार्म है। ऐसे लोग तो रॉ मटेरियल उनके लिए एनिमल्स ही है ना। तो जब हम जिंदा एनिमल्स या फ्लावर्स या मतलब कोई भी नेचुरल चीज़ के ज़रिए बिजनेस करते हैं तो वो जो स्टॉक हमारा होता है उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। जैसे किसी के पास 100 घोड़े हैं तो वो 100 लाइव स्टॉक हैं, किसी के पास 1000 मुर्गी हैं तो 1000 लाइव स्टॉक हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? वेरी गुड। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट आता है उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमने उधार पे सामान ले लिया, ठीक है, लेकिन हम पैसा नहीं चुका पाए, बहुत ज़्यादा लोन हमारे ऊपर हो गया, हमारी कंपनी बंद होने पे आ गई, हमारा दिवालिया निकल गया, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है। और अगर कोई इंसान टाइम पर पेमेंट्स कर रहा है, उधार चुका रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहा है, तो वो इंसान होगा सॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि कोई बिजनेस जो है वो टोटली लॉस में जा रहा है या वो बिजनेस बिल्कुल क्लोज डाउन होने वाला है, ठीक है ना, तो वो होगा इंसॉल्वेंट, दिवालिया जिसे कहते हैं हिंदी में। और जो दे पाता है पेमेंट्स वो होगा आपका सॉल्वेंट। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारी आती है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चे जो आप एक ही बार करते हो, पूरे लाइफ टाइम में एक या 2 बार ही करते हो, और ये वाले एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो इससे हमें फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलती है, प्रॉफिट्स बढ़ाने में मदद मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज़्यादातर बहुत भारी भरकम अमाउंट होती है, जैसे कि आपने कोई लैंड खरीदा, मशीनरी ली है, कोई प्लांट परचेज किया है, ट्रक्स खरीदे हैं, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ऐसे खर्चे जो लाइफ टाइम में एक दो बार ही होते हैं, बार बार नहीं किए जाते, ठीक है। दे आर इरेगुलर या नॉन रेकरिंग इन नेचर, इसको बोला जाता है नॉन रेकरिंग इन नेचर, मतलब कि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में RE आ रहा है ना, तो यानी कि ये रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं, या इसको हम रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये इरेगुलर एक्सपेंडिचर थे, ठीक है ना। अब ये कौन से खर्चे हैं? जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा है आपने, सैलरी दी है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, स्टेशनरी परचेज की है, ये सारे खर्चे जो रेगुलर नेचर के होते हैं इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, ये तो खर्चे करने ही पड़ते हैं। क्लियर हो गई जी बात यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री, स्टॉक एंड इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्काउंट क्या है और वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि परचेज क्या है, सेल्स क्या है, अभी कुछ टर्म्स और रहती हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले बात कर लें स्टॉक और इन्वेंट्री की। बहुत से बच्चों को लगता है कि स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों सेम है, मगर ऐसा नहीं है। जब हम बना बनाया सामान खरीदते हैं और फिर उसको बेचने का काम करते हैं तो उस टाइम पर जो सामान हमारा बिका नहीं है, अभी बच गया है और हमने स्टोर करके रखा है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। जैसे कि आपका सपोज वॉशिंग मशीन बेचने का काम है, आप बनी बनाई वॉशिंग मशीन लाते हो, आपने सपोज 10 वॉशिंग मशीन खरीदी और अब आप उनको बेचने का काम करते हो। आप 7 वॉशिंग मशीन बेच चुके हो, 10 खरीदी थी उसमें से 7 बेच दी, 3 अभी भी आपके पास बच गई हैं, तो ये जो बच गई हैं ये आपका स्टॉक है, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होता है?
जब आपका बिजनेस क्या है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो और फिर उस फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सामान आपका अभी बिका नहीं वो आपका इन्वेंट्री होगा। जैसे कि सपोज करते हैं आपने लेदर परचेज किया था शूज़ बनाने के लिए, आप लेदर लेकर आए, लेदर को आपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, आपने उससे 100 शूज़ बनाए थे, 100 शूज़ में से आपने 80 सेल कर दिए, 20 अभी बच गए हैं, तो वो 20 आपकी इन्वेंट्री होगी। ठीक है, इन्वेंट्री हमारी 3 तरह की होती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री ऑफ फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है ये वो इन्वेंट्री होगी जो रॉ मटेरियल की पड़ी है, मतलब आपने जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा था उसमें से जो बच गया वो आपका इन्वेंट्री होगा। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जो सामान अभी बनकर तैयार हुआ नहीं है पूरा, अभी कुछ सामान बचा हुआ है, अभी वो ट्रेड में है, वो बचा हुआ इन्वेंट्री होगी। और फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो आपने बनाए थे उनमें से जितने नहीं बिक पाए वो आपके पास अभी तैयार माल पड़ा हुआ है, उस तैयार माल को हम इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हम अपने पैसे को किसी ऐसी जगह लगा देते हैं, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से बदले में हमें अच्छे रिटर्न या इंटरेस्ट मिले, हमें कमाई हो। जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बदले में हमें वहां से डिविडेंड मिल रहा है, या हमने बैंक में पैसा डाल दिया, एफडी बना दी, उस एफडी पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, है ना। डिस्काउंट मीन्स छूट। अब ये डिस्काउंट के साथ ही मुझे एक और टर्म याद आई, रिबेट, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। डिस्काउंट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? ये बिजनेसमैन देता है। किसको देता है भाई? होलसेलर को। ठीक है, पहली बात, बिजनेसमैन जब अपना सामान बेचता है होलसेलर को तो वो जो छूट देता है, जो डिस्काउंट देता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरी बात, ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि सामान बल्क में परचेज किया है। बल्क में खरीदने का मतलब थोक में सामान खरीदा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा है, इसलिए वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 1 किलो या 2 किलो नहीं खरीदा, 100 किलो खरीदा, 200 किलो खरीदा, इसीलिए आपको वो डिस्काउंट मिलता है। और थर्ड, ये डिस्काउंट क्रेडिट में भी दिया जाता है एंड कैश में भी, यानी कि अगर होलसेलर कैश में सामान खरीदेगा तब भी ये डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट में खरीदेगा तब भी ये डिस्काउंट दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट में खास बात क्या है कि ये सिर्फ कब दिया जाएगा? कैश के बेसिस पर, तभी तो इसका नाम कैश डिस्काउंट है। मतलब ये डिस्काउंट तब दिया जाएगा जब आप कैश में खरीदेंगे, कैश ओनली। अगर आपने उधार पे खरीदा है तो ये डिस्काउंट नहीं मिलता। दूसरी बात, ये वाला डिस्काउंट कौन देता है? ये देते हैं रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को। जैसे कि आप बुक खरीदने गए, मेडिसिन खरीदने गए, आपको जो डिस्काउंट मिला वो आपका कैश डिस्काउंट होगा, रिटेलर ने दिया कस्टमर को। ठीक है, और ये स्मॉल क्वांटिटीज़ पर मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में परचेज करेंगे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? बहुत। और इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड इन बुक्स, ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है, मगर ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन नहीं बताना चाहता कि उसने किस होलसेलर को कितना डिस्काउंट दिया है, वो नहीं बताना चाहता, इसलिए वो बुक्स में लिखता ही नहीं। लेकिन इसकी एंट्री बुक्स में एज अ कैश डिस्काउंट होती है। क्लियर हो गया जी? चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे परचेज की। क्या होता है परचेज करना? खरीदना, है ना। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो उसे हम परचेज कहते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर परचेज किया, बोर्ड परचेज किया, वो हुआ परचेज। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कोई गुड्स खरीदेंगे, वो परचेज होगा। अब खरीदा हुआ सामान अगर डिफेक्टिव निकल जाए और आप उस सामान को वापस भेज दो तो वो हो जाएगा परचेज रिटर्न। ठीक है जी, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। परचेज रिटर्न नहीं लिखते, वो रिटर्न आउटवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये है सेल्स, यानी कि बिजनेसमैन ने कोई सामान बनाया, उसको बेचा,
तो जब उसने बेचा वो हो गया सेल्स। अब बेचा हुआ सामान डिफेक्टिव निकल गया और कस्टमर ने वो सामान वापस भेज दिया तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न, कि जो सामान बेचा था वो रिटर्न होके आ गया। इसका सेकंड नेम है रिटर्न इनवर्ड, इसको रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है जी यहां तक? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारी आएगी उसका नाम है ड्राइंग्स, और एक आता है हमारा बैड डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो बिजनेस होता ही नहीं। अब ये ड्राइंग्स क्या है? ये वो वाली ड्राइंग नहीं है कि पहाड़ पे फूल पत्ते बना दिया, आपने घर बना दिया, नहीं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई भी पैसा या सामान निकाल कर अपने साथ ले जाए और उस पैसे का या सामान का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ में कर ले, वो ड्राइंग्स होती हैं। जैसे कि एक पर्सन है जिसका काम है यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने का, ठीक है। वो घर पे बैठा था, ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, बीवी ने एकदम से बोला भाई कुकर ख़राब हो गया, कुकर लेकर आना। तो वो बोलता है कि अब मैं कुकर लेने कहाँ जाऊँगा, मेरा खुद का ही बर्तनों का काम है, मैं ऐसा करता हूँ कुकर वहीं से ले आऊँगा। अब वो बिजनेस में गया, मतलब ऑफिस गया, वहाँ से कुकर उठा के घर ले आया। वो सामान बिजनेस का था लेकिन वो कुकर अपने घर ले आया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स हो जाएंगी। एक बात ध्यान रखना, ड्राइंग्स हमेशा सिर्फ कैश का ही नहीं होता, गुड्स का भी होता है। अगर आपने सामान निकाला तो भी वो ड्राइंग्स है, अगर आपने कैश विड्रॉल किया है पर्सनल यूज़ के लिए वो भी ड्राइंग्स है, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज बैड डेट्स? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पर्सन के बारे में बताया था जो हमारा पैसा नहीं दे पाता है ना, इंसॉल्वेंट। वो तो तब होता है कि जब वो बहुत सारी अमाउंट को पे नहीं कर पा रहा, उसका दिवालिया निकल जाता है। लेकिन बैड डेट उससे थोड़ा अलग है। बैड डेट्स में क्या होगा, सपोज करते हैं मैंने किसी को 10,000 का सामान बेचा, मैंने किसी को 10,000 का सामान बेचा। कुछ टाइम बाद जब पेमेंट करने की बात आई, मैंने मिस्टर एक्स से अपने 10,000 रुपये मांगे। मिस्टर एक्स कह रहा है भाई मैं तो 8,000 ही दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो आ रहा है दे, 8,000 ही दे, ठीक है। उसने मुझे 8,000 दिए। अब वो मुझे 2,000 नहीं दे पाया और ना ही देने वाला है, तो जो पैसा मेरा डूब गया ना, जो मुझे रिकवर नहीं हो पाया, वो बैड डेट्स है। बात समझ आ गई ना? जब पेमेंट में से कुछ हिस्सा मुझे मिल जाए और जो कुछ हिस्सा ना मिले, तो जो हिस्सा नहीं मिला वो बैड डेट्स होता है। क्लियर है? अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान किसी मजबूरी के कारण पैसा नहीं दे पाता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पास पैसा आ जाता है तो वो दे भी देता है। अब मिस्टर एक्स ने उस टाइम तो पैसे नहीं दिए, 4 महीने बाद उसके पास जैसे तैसे 2,000 रुपये का अरेंजमेंट हो गया और वो मुझे 2,000 वापस कर देता है। मेरे 2,000 जो यहाँ डूब गए थे, अब वो मुझे वापस मिल गए हैं। अब जो पैसा मुझे वापस मिल गया उसे हम कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ये ध्यान रखना, जो पैसा डूब गया था लेकिन बाद में कहीं जाके वापस मिल जाए वो बैड डेट रिकवर्ड, और इसीलिए इसको हम इनकम मानते हैं क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और इस वाले को हम लॉस मानते हैं क्योंकि हमारा पैसा डूब गया, हमें नुकसान हुआ। क्लियर हो गई जी बात यहाँ तक? चलिए, अब एक मैंने आपको बोला था रिबेट बताऊंगी। क्या है ये रिबेट? रिबेट का मतलब भी छूट देना ही होता है। तो फिर डिस्काउंट और रिबेट क्या सेम है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। रिबेट का मतलब होता है कि आप छूट दे रहे हो लेकिन डिफेक्टिव माल पे। जैसे कि आप एक कपड़े की दुकान पर गए, आपने एक ड्रेस पसंद की, आपने बोला भाई इसका रेट क्या है, ठीक है। उसने बोला कि 1,000 रुपये का है। आपने जब उसको चेक किया तो आपने देखा कि उसमें कहीं छोटा सा कट लगा हुआ है या उसका कलर फेट है, तो आपने बोला भाई ये तो ठीक नहीं है माल, ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसका दूसरा पीस दे दो। उसने कहा कि दूसरा पीस तो अवेलेबल नहीं है, आप यही लेके जाइए। तो आपको वो ड्रेस बहुत पसंद थी इसलिए आपने उसको छोड़ा नहीं, आपने बोला ठीक है लेकिन मैं इसके 1,000 थोड़ी ना दूंगी क्योंकि ये तो डिफेक्टिव है। तो बोलता है ठीक है जी, कुछ % कम दे दो। तो अब डिफेक्टिव माल पे जो उसने % कम लिया वो रिबेट है, ठीक है। और ये डिस्काउंट कौन सा था? सही माल है, कैश में पेमेंट आ रही है, तब आपको मिला है। क्लियर है दोनों के बीच का डिफरेंस?
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।